मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में आप सभी की सबसे बड़ी दुविधा होती है कि शुरू कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जब लिखने बैठते हैं तो कलम चलती ही नहीं है, दिमाग में विचार ही नहीं आते हैं। आज से आपके मन में विचार आएंगे। देखिए, उत्तर लेखन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है परिचय, फिर मुख्य भाग और इसके बाद निष्कर्ष, है ना। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर मेन बॉडी लिखना होता है, फिर आपको जो है निष्कर्ष लिखना होता है। तो मैं शुरुआत आपकी आज कर रहा हूं, परिचय कैसे लिखते हैं, परिचय लिखने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से परिचय लिखना शुरू करते हैं। यदि आपको उत्तर लेखन का कुछ भी नहीं आता है तो ये सेशन से आपको आंसर राइटिंग आने लग जाएगी। ये बहुत निर्णायक, बहुत क्रांतिकारी सेशन है, ये मान लीजिए। इस सेशन से आंसर राइटिंग की शुरुआत तो कम से कम आपकी हो जाएगी। मैंने हजारों की संख्या में बच्चों का उत्तर लेखन बढ़िया किया, परफेक्ट किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म करके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं। मेंस आंसर राइटिंग के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आज जितनी चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, जितनी चीज़ें आपको बताऊं, वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। अब जब भी आप लिखेंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा भी, इसलिए पेन कागज के साथ बैठिएगा। मैं बोल बोल के आपको कैसे परिचय लिखा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेंस आंसर राइटिंग आप सभी का सेशन चल रहा है कंटिन्यूअस। आइए कुछ नया सीखते हैं। देखिए, जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं तो उत्तर लेखन करने में 3 पार्ट आपके होते हैं। आपकी दिक्कत यही है ना कि आपको शुरुआत करना नहीं आ रहा, शुरू कैसे करें। आज के बाद करने लग जाएंगे। पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा है मेन बॉडी, ठीक है, मुख्य विषय। और तीसरा है आपका निष्कर्ष। अब इन तीनों की क्या लेंथ होगी, परिचय कितना बड़ा होगा, मुख्य विषय कितना बड़ा होगा, निष्कर्ष कितना बड़ा होगा, ये सब कुछ तय होता है कि कितने शब्दों में हम उत्तर लेखन को कर रहे हैं। शब्द निर्धारित करते हैं आपके, शब्द निर्धारित। यहां पे मैं एक प्रतिशत डाल देता हूं। टोटल जितने भी शब्द हैं, टोटल जितने भी शब्द हैं उसका 15 से 20% इंट्रोडक्शन का होता है, 15 से 20% इंट्रोडक्शन होता है। ऐसे ही निष्कर्ष भी 15 से 20% ही होता है। टोटल शब्दों का खेल है। जैसे मान लीजिए 200 शब्द का आपको आंसर लिखना है, तो आपका जो परिचय होगा लगभग आपका 35 से 40 शब्द का होगा, ये मान लीजिए। यही निष्कर्ष की स्थिति रहेगी। सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपका मुख्य भाग का होता है, मुख्य भाग का होता है। मुख्य भाग जो आपका होता है, लगभग यदि आप मुख्य भाग को देख ले तो लगभग आपका 60 से 70% तक मुख्य भाग होता है, मेन बॉडी होता है। आज के सेशन में आप परिचय लिखना सीखेंगे। आज के सेशन का मुख्य विषय है कि परिचय कैसे लिखें, शुरू कैसे करें। ये डर आपका खत्म करने के लिए आया हूं, कैसे परिचय लिखते हैं, और ऐसा परिचय जिसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, एक शानदार जो है आपको मैं तरीका सिखाऊंगा परिचय लिखने का। और आज के बाद मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि आप परिचय लिखना शुरू कर दोगे। आज के बाद आपका परिचय लिखने का डर खत्म हो जाएगा और बहुत शानदार लिखोगे आप, ये भी बता दे रहा हूं। आपको किसी तरीके का डर करने की जरूरत नहीं है। तो परिचय के बारे में 2 बातें समझिए। देखिए, उत्तर लेखन को यदि प्रभावी बनाना है, आकर्षक बनाना है, तो इंट्रोडक्शन ही मुख्य आधार है। इंट्रोडक्शन के आधार पर ही आपका होगा, सबसे महत्वपूर्ण चरण है। परिचय को हम ये कह सकते हैं कि आपके उत्तर का चेहरा है, आपके उत्तर का दर्पण है, मिरर है, चेहरा है। चेहरा देख के ही सारी, यानी कि चेहरा का मतलब यह है कि इसको जब आप एग्जामिनर इसको पढ़ता है, एग्जामिनर पे फर्स्ट इंप्रेशन का काम चेहरा करता है। फर्स्ट इंप्रेशन डालने वाली चीज परिचय, इंट्रोडक्शन है। एग्जामिनर ये तय करता है कि आपको कितने अंक मिलेंगे, वो इंट्रोडक्शन उसको पहला इंप्रेशन देता है। तो एक अच्छा परिचय कितना बड़ा होना चाहिए? अच्छा परिचय सामान्यतः 15 से 20%, आइडली 200 शब्दों के क्वेश्चन में 35 से 40 शब्द होना चाहिए। 35 से 40 शब्द का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यही 250 शब्दों में लिखना है तो ये 50 शब्द भी हो सकता है 250 शब्दों में। ऑलमोस्ट मैं और थोड़ा सा आसान कर देता हूं, 3 से 4 पंक्तियों में होता है। पंक्ति 3 से 4 पंक्तियों में
हम जो है इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके 5 प्रभावशाली तरीके मैं आपको बताऊंगा। 5 तरीके से हम जो है परिचय को लिखेंगे और मैं परिचय लिखवाऊंगा भी। परिचय लिखने के 5 प्रभावशाली तरीके, 5 तरीके से परिचय लिखा जा सकता है और हर क्वेश्चन का परिचय अलग अलग होता है। एक टाइप का मतलब ऐसा नहीं होगा पूरी कॉपी में आप एक ही टाइप का लिखाएंगे, उसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो तय करेगा कि आप कैसा परिचय लिखेंगे। तो परिचय लिखने के लिए कई मेथड होते हैं, 5 मेथड मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। पहला मेथड, और इतने से काम हो जाएगा और कोई ज्यादा नहीं। प्रश्न की प्रकृति के आधार पे कोई एक तरीका हमें चुनना है, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूं, आगे चल के अप्लाई भी करेंगे, आज एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। पहला होता है डेफिनेशन मेथड, जिसको मैं बोलता हूं परिभाषा आधारित दृष्टिकोण। पहले समझ लीजिए, लिखते भी जाइएगा साथ साथ। परिभाषा दृष्टिकोण, डेफिनेशन मेथड, परिभाषा दृष्टिकोण। कब इसका उपयोग करते हैं, परिभाषा दृष्टिकोण का हम कब उपयोग करते हैं, इसका क्या अल्टीमेट रोल है, कब इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं। दूसरा है आपका करंट अफेयर से जोड़ करके, करंट मेथड, करंट अफेयर्स मेथड। इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में समसामयिक घटनाक्रम आधारित दृष्टिकोण। समसामयिक घटनाक्रम आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। एक मेथड ये है। अगला मेथड क्या है, कब इसका उपयोग करना भी बताऊंगा, ठीक है। अभी आएंगे, थोड़ा सा जनरली देखेंगे। इसके बाद अगला है डेटा आधारित, डेटा या आंकड़े, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। वही आपकी समस्या यही है ना सर, शुरू कैसे करूं, यही नहीं समझ में आता, तो मैं आपको बताऊंगा। डेटा या फैक्ट मेथड इसको मैं कहता हूं, आंकड़े आधारित दृष्टिकोण, आधारित दृष्टिकोण। पहला है परिभाषा दृष्टिकोण, दूसरा है समसामयिक घटनाक्रम आधारित दृष्टिकोण, डेटा आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चालू कर सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेथड बोलते हैं इसको। और अगला होता है संवैधानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण को हम क्या बोलते हैं, समिति आधारित या संवैधानिक दृष्टिकोण, समिति या संवैधानिक दृष्टिकोण। ये टोटल 5 तरीके हैं जिन तरीकों से मेंस आंसर राइटिंग की जाती है, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले समझिए, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता चलूंगा, लिखवाता जाऊंगा। कुछ उदाहरण बता दूंगा, कुछ उदाहरण लिखवा भी दूंगा, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, पहले प्रकार का आधार है परिभाषा दृष्टिकोण, ठीक है। परिभाषा दृष्टिकोण का मतलब है डिफिनीशन मेथड। जब भी कोई प्रश्न ऐसा है जहां पे कोई टेक्निकल टर्म्स हो, तकनीकी शब्द हो, कोई अवधारणा हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई सिद्धांत पूछा गया हो, क्या क्या होना चाहिए, अभी आगे चल के इसको लिख लीजिएगा। कब यूज करेंगे आप इसका, जहां पे कोई टेक्निकल टर्म्स हो, जैसे मान लो सतत विकास, भूगोल का कोई टेक्निकल टर्म्स है, इकोनॉमी का मान लो राष्ट्रीय आय पूछ लिया। तो जब कभी पर कोई भी तकनीकी शब्द का उपयोग किया गया हो, कोई अवधारणा का उपयोग किया गया हो, कोई सिद्धांत पूछा गया हो, तो वहां पे डिफिनीशन मेथड का उपयोग किया जाता है। डिफिनीशन मेथड का उपयोग किया जाता है जब तकनीकी शब्द से चालू किया गया हो। तो परिभाषा दृष्टिकोण आपका जो है, डिफिनीशन मेथड कब हम यूज करते हैं, जब तकनीकी शब्द अवधारणाएं सब आती हों। जैसे मैं उदाहरण की बात करता हूं, अभी आएंगे। कैसे लिखा जाता है, जो भी की टर्म्स होता है, हर एक प्रश्न में की टर्म्स होता है, उसकी स्पष्ट और सटीक परिभाषा से हमें शुरुआत करनी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सतत विकास, तो सतत विकास क्वेश्चन में दिया गया है, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो आपकी आई थी उसी की परिभाषा शुरू कर सकते हैं कि धारणीय विकास क्या है, तो डायरेक्टली परिभाषा शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का मुद्दा हो गया, या ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर की टर्म्स जो आपका होगा उसी से शुरू कर सकते हैं। रामसर स्थल हो गया, आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गया, कोई भी मुद्दा आ जाता है, आप उसको लिख सकते हैं इस तरीके से।
दूसरा करंट ओरिएंटेड, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हाल ही के मुद्दे से जुड़ा हो, नीति से जुड़ा हो, कोई कानून से जुड़ा हो, जो करंट पे चर्चा में हो, अभी चर्चा का विषय रहा हो, समाचारों में कोई मुद्दा चल रहा हो, उस संदर्भ से शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई वैश्विक रिपोर्ट आई, संसद में कोई अधिनियम पारित किया गया, तो आप उसको जब चालू करेंगे तो उसको डायरेक्टली करंट अफेयर्स से ही चालू करेंगे। मान लीजिए महिला अभी बिल आया आपका, है ना, महिला बिल आया, वो पास नहीं हो पाया, अब उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब करंट का जिक्र करते हुए शुरुआत कर दीजिए, क्या ही दिक्कत है, करंट का जिक्र करते हुए शुरू कर सकते हैं आप उसको। ठीक है। अगला है डेटा या आंकड़ा आधारित दृष्टिकोण। डेटा और आंकड़ा आधारित का मतलब यह है कि जब कोई सामाजिक मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, है ना, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाएं, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा, जब भी इस तरीके के कोई भी मुद्दे हों तो ऐसे मुद्दों को आप कैसे करेंगे, डेटा आधारित, फैक्ट आधारित, फैक्ट मेथड बोलते हैं इसको। शुरुआत करिए, कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हो, कोई सूचकांक हो, कोई सरकारी आंकड़ा हो, है ना, कोई नीति आयोग के द्वारा हाल ही में सूचकांक प्रकाशित किया गया हो, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कोई प्रमाणिक आंकड़ा हो, डेटा हो, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। डेटा और आंकड़ा आधारित दृष्टिकोण। इसके बाद अगला है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का काम यह है कि जब कोई मुद्दा इतिहास से, कला से, संस्कृति से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, पारंपरिक प्रश्नों से पूछा गया हो तो प्रश्न की उत्पत्ति कैसी हुई, शुरुआत ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे चला जाएगा। अब जैसे मान लो 1857 की क्रांति, इससे क्वेश्चन पूछ ले तो आप डालिए ब्रिटिश आर्थिक शोषण, बैकग्राउंड से पूरा, मतलब वो घटना का शुरुआत अभी से नहीं हो रहा, उसके पीछे बैकग्राउंड जिम्मेदार है। जहां पे जिम्मेदारी किसकी हो, इतिहास की हो, कला की हो, संस्कृति की हो, वहां पे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें शुरुआत करनी होती है। और कई बार बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये तो हो गया ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है। एक है संवैधानिक दृष्टिकोण, बहुत सिंपल सा है। पॉलिटी के जितने क्वेश्चन, शासन गवर्नेंस के जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद, कोई कमेटी आपकी है, कमेटी की सिफारिश, उससे चालू कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेट सबका अलग अलग अप्रोच है और मैं आप सभी को, देखो यहां पे दिमाग में बैठा लीजिए, जब कभी भी प्रश्न का परिचय लिखना है आपको तो प्रश्न के कीवर्ड को पहले पहचानना है, पहचानने के बाद सीधा मुद्दे पर आ जाना है ना। ऐसा नहीं करना कि घिसी पिटी बातें लिखने लग जाएं, सामान्य पंक्तियों से बचना है। मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें बताऊंगा। परिचय कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, 3-4 लाइनों में होना चाहिए। बहुत लंबा और पूरी कहानी जैसा परिचय नहीं बनाना होता। परिचय के अंत में मुख्य भाग से जुड़ने का आधार आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, मुख्य भाग से जुड़ने का आधार। ऐसी बातें ना लिखें जिसका प्रश्न की मांग से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत आपका डायरेक्ट आप जब लिखे तो आपका उत्तर जुड़ना चाहिए, उत्तर दिखना चाहिए उसमें। तो ये आपको दिमाग में बैठा। देखिए जब भी कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा या कभी भी आंसर राइटिंग करिए, 30 सेकंड प्रश्न को पढ़िए, मन में तय कर लीजिए कि आपको कौन सा आधार बनाना है, किस आधार पे आंसर राइटिंग करना है। क्या परिभाषा दृष्टिकोण पे लिखेंगे, समसामयिक दृष्टिकोण पे लिखेंगे, डेटा दृष्टिकोण पे लिखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे या संवैधानिक दृष्टिकोण पे। एक बार परिभाषा, डेटा, करंट जो भी उपर्युक्त हो, एक बार जब आपका परिचय सटीक हो जाता है, आपको आंसर में फ्लो हो जाता है, आपकी शुरुआत हो जाती है। तो अभी मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ लिखवाता हूं। एक आप लिख लीजिए, बाकी फिर आगे डिस्कस करेंगे। एक है आपका परिभाषा आधारित दृष्टिकोण। क्या है हमारा? परिभाषा आधारित दृष्टिकोण, है ना। अब परिभाषा आधारित दृष्टिकोण में जैसा कि मैंने बताया, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, वैश्विक तापन क्या है, इसके मुख्य कारणों पर चर्चा करिए। मान लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके मुख्य कारणों पर चर्चा करिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। तो अब इसमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आज के समय में वैश्विक तापन एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, पर्यावरण खराब हो रहा है। बहुत सामान्य बातें हैं, जनरल बातें हैं, ऐसे परिचय में नंबर नहीं मिलेंगे आपको।
आप एक बढ़िया प्रभावशाली तरीके से लिखिए। मानवीय गतिविधियों के कारण से या औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनका संकेंद्रण में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। दीर्घकालिक वृद्धि होने के कारण से वैश्विक तापन की प्रक्रिया इसे कहते हैं। हाल ही के दशकों में यह प्रवृत्ति औद्योगिक गतिविधियों के कारण से और अत्यधिक तीव्र हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप, फिर मेन बॉडी में आ जाइए, लिखिए आप पहला वाला एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक प्रश्न लिखिए, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन है, अब इसका परिचय लिखवाना सिखवा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपका, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर चर्चा कीजिए। लिखिए इसके बारे में, लिखिए आज के समय में वैश्विक तापन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लिख लीजिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। पहला पॉइंट, पहला दो परिचय लिखवाऊंगा। पहला परिचय है जैसा कि आप लोग लिखते हैं, सामान्य परिचय एक लिखवा रहा हूं, सामान्य परिचय जो हमें नहीं लिखना है, यह भी पता होना चाहिए। सामान्य परिचय, पहले एक बार सामान्य परिचय लिखिए, कैसे आप जनरल नंबर नहीं मिलेंगे, जिसमें नंबर अच्छे मिलेंगे वो बता रहा हूं। आज के समय में वैश्विक तापन एक बड़ी समस्या बन चुकी है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। पर्यावरण खराब हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर में वृद्धि हो रही है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बहुत से द्वीपीय देशों के डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है, बहुत से द्वीपीय देशों के डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये एक सामान्य परिचय है, ये एक कमजोर परिचय, इसमें कोई ठोस जानकारी निहित नहीं है, इसमें कोई ठोस जानकारी निहित नहीं है। अब एक मैं आपको प्रभावी परिचय लिखवा रहा हूं, जिसमें नंबर मिलेंगे, नंबर वाला परिचय लिख लीजिए, जिसमें आपको जबरदस्त नंबर मिलने वाले हैं। लिखिए उसमें प्रभावी परिचय, पहले वाले परिचय में लिख लीजिए सामान्य परिचय है, इस परिचय को नहीं लिखना आपको, जिसमें आपको नंबर मिलेंगे। अभी देखो एक ही मुद्दे पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रभावी परिचय, और भी प्रभावी किया जा सकता है, लेकिन एक सामान्य भाषा हो जो सबको समझ में आए, एग्जामिनर को भी समझ में आए। अब यही लिखिए प्रभावी परिचय, वैश्विक तापन वाले टॉपिक पे ही कैसे आपको परिचय लिखना है। लिखिए, मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों, मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जब जैसे में कोई चीज लिखा करिए ना, उसे ब्रैकेट में बंद कर दिया करिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के संकेंद्रण में वृद्धि से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली दीर्घकालिक वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। अब ये देखिए, आपने परिभाषा लिख दिया, हम अभी पहला परिभाषात्मक दृष्टिकोण से लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे तथ्य भी हैं, फैक्ट भी हैं, तरीका भी सही है। दीर्घकालिक वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। हाल ही के दशकों में यह प्रवृत्ति औद्योगिक गतिविधियों के कारण अत्यधिक तीव्र हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप, बस यहीं पर, इसके बाद आप सीधा मेन बॉडी में आ जाएंगे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या क्या चीजें हुई हैं लिख सकते हैं आप। जिसके परिणाम स्वरूप लिख दीजिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ रहा है, द्वीपीय देश डूब रहे हैं। अब इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप।
ये है प्रभावी, इसमें आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा, खुश हो जाएगा। तो मैंने आपको परिभाषात्मक दृष्टिकोण में एक छोटा सा उदाहरण दिया है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूं, इन टॉपिक को आप जो है तैयार करिएगा, इनको लिखिएगा। एक तो लिख लीजिए कैसे, मतलब इनका प्रभावी आपको परिचय बनाना है। टॉपिक लिखिए, टॉपिक लिख लीजिए, समावेशी विकास, समावेशी विकास। अगला लिखिए वित्तीय समावेशन। इन सब के आपको परिचय लिखना है, परिभाषात्मक, केवल परिभाषा देनी है। वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, मानसून, 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 भूकंप, भूकंप, भूकंप। ये सारे परिभाषात्मक हैं, इनमें आप शुरुआत करिए परिभाषा, इनका परिचय परिभाषा से ही बना देना है। अभी देखिए हमने ग्लोबल वार्मिंग पे वैश्विक तापन की परिभाषा ही लिखी है, बस थोड़ा सा स्पेसिफिक करके। तो ये परिभाषात्मक है जो कि आपको होमवर्क के तौर पे मैंने दिए हैं। अब ये काम आप करिएगा, और भी टॉपिक अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक है, और उनका परिभाषात्मक दृष्टिकोण से परिचय लिखने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है उनमें से देखिए, ऐसा नहीं है जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में सारे के सारे एक ही तराजू में नहीं तोलना आपको, ठीक है, कि एक ही तराजू में। अभी इंट्रोडक्शन को लेकर हमारा अगला सेशन होगा, उसमें आगे मैं डिस्कस करूंगा। इसको लेकर 2 से 3 सेशन करवाऊंगा विद बाकायदा एग्जाम्पल के साथ। कुछ आपको मैं लिखवा के भी दिखाऊंगा, कुछ मैं आपको लिखवाता हुआ चलूंगा। आप लोग भी लिख करके कुछ सबमिट करवाएंगे मेरे। पहले परिचय लिखना सीखेंगे, फिर मेन बॉडी लिखना सीखेंगे, फिर निष्कर्ष लिखना सीखेंगे। बस एक तरीका आप सीख जाओगे, फिर आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे तो लिखने लग जाओगे, ठीक है। तो ये जो है एक प्रयास है मेरा आंसर राइटिंग को लेकर के। अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे इससे। अभी आप लोग बढ़िया से इत्मीनान से एक एक पॉइंट बाय स्टेप बढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।